नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्र में आप सबका स्वागत है। 8 दिसंबर को जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उसका साइंस के जितने भी शिफ्ट के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला है पौधे की जड़ की वृद्धि को मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन नियंत्रित करती है। यानी कि देखिए, चाहे पौधे की जड़ हो, तना हो, पत्तियों का जो टिप हो, जितना भी है जो वृद्धि करने का काम करता है वो करता है ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सिन हार्मोन। चलिए नेक्स्ट है, धारावाही चालक द्वारा निर्मित चुंबक के क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो जब धारावाही चालक का जो चुंबक के क्षेत्र जो होता है उसकी दिशा, तो देखिए इसमें मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि जब हम लोग एक कंडक्टर जिसमें धारावाहिक जो एक तार है उसको अगर ऐसे हम लोग पकड़ेंगे हाथ से, दाहिने हाथ से और अपने जो अंगूठा है, थंब को अगर तार के पैरेलल रखा जाएगा तो अपने आप ये जो 4 उंगलियां है वो अपने आप मुड़ा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग देख लेते हैं कि धारा अगर ये तार की दिशा जिस ओर जा रहा है तो वो अंगूठा को दर्शाएगा, ये धारा को, और ये मुड़ी हुई उंगलियां है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। तो ये बोला गया था मैक्सवेल के दाहिने हाथ के नियम की। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इससे हम लोग याद करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा है से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्य यानी कि वर्क डन पूछा कितना होगा। देखिए, अगर कार का द्रव्यमान 150 केजी हो तो यानी कि हमको 2 वेलोसिटी दे दिया गया है। तो एक तो दिया प्रारंभिक, हम लोग प्रारंभिक वेलोसिटी को ले लेते हैं, यू से मान लेते हैं, और एक अंतिम वेलोसिटी जिसको हम लोग वी से मानेंगे। ठीक है, और कार का द्रव्यमान भी दे रखा है। तो हम लोग को पता है वर्क डन जो होता है, वर्क डन के फॉर्मूला में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला देख लो। तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है हाफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों को वैल्यू पुट कर दो इसी में। तो देखो यू का वैल्यू हमको दे रखा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है तो हमको मीटर प्रति सेकंड में चाहिए इसका। ठीक है, इसी तरह से फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, हाफ एम बी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर में पुट कर देंगे। अगर हम यहाँ पे इसको अब इस वैल्यू को पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा? देखो हाफ 150 एम का मास कितना दे रखा है? 150 मल्टीप्लाई बाय 400, क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया गया है ना, तो 20 का स्क्वायर 400 और 10 का स्क्वायर यहाँ पे निकला, 20 का स्क्वायर 400 और 10 का स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी और माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो 400 में से 300 को अगर घट जाएगा तो कितना बचेगा? 400 में से 100 घट जाएगा तो 300 बचेगा, और हाफ एम बी स्क्वायर इंटू 150 को काटेंगे 2 से तो कितना बच जाएगा? 75 मल्टीप्लाई कर देंगे 300, कितना आ जाएगा मेरे पास? 2250 यानी कि 22,500 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, महिलाओं में अंडे यानी कि ओव्यूम का निषेचन कहाँ पे होता है, मुख्यतः कहाँ पे होता है? तो मुख्यतः फेलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। कार्बन किस प्रकार के बंध बनाता है? तो ये क्वेश्चन कितने बार, ये क्वेश्चन मतलब रेलवे बहुत कर दिया है। यही होता है कि रेलवे का जिसको पहले एग्जाम होता है ना वो घाटे में रह जाता है, और जिसको बाद में एग्जाम होता है रेलवे का, कुछ दिन बाद 2 सप्ताह 3 सप्ताह बाद एग्जाम होता है, वो फायदे में रहता है, क्योंकि कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन जो है ना रिपीट होता है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट है, ये क्वेश्चन रिपीट है। महिलाओं के अंडे का निषेचन कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में। कार्बन किस प्रकार का बंध बनाता है? तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये दोनों ही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। पेट में प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? तो पेट में यानी कि स्टमक में जो प्रोटीन का पाचन होता है वो किस एंजाइम की वजह से होता है, ये पूछा गया था। तो पेप्सिन नामक एक एंजाइम होता है, ठीक है, जो पेट के जो प्रोटीन होता है उसको पचाता है। अच्छा, पेप्सिन जो होता है ना, ये एक्टिव फॉर्म, इसका जो डिएक्टिव फॉर्म होता है उसको बोला जाता है पेप्सिनोजेन, इसको बोला जाता है पेप्सिनोजेन। HCl जो होता है HCl, यही पेप्सिनोजेन को एक्टिव करके पेप्सिन बनाता है। अब ये तोड़ने लायक हो जाता है प्रोटीन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बोर का परमाणु मॉडल मुख्यतः किस तत्व पर लागू हुआ था? तो ये जो है ना हाइड्रोजन पर लागू होता था। ठीक है, कौन सा अधातु धातु की तरह चमकता है? माफ करना। तो देखिए, अधातु एक आयोडीन होता है, जो कि अगर आयोडीन का हम लोग क्रिस्टल फॉर्म ले लिया जाए, इसको लिक्विड फॉर्म नहीं क्रिस्टल फॉर्म में अगर देखा जाए तो ये चमकता है किस तरह? धातु की तरह। अब यहीं पे अगर हम लोग अधातु को देख लिया, अगर धातु के बाद पूछ दिया जाए कि कौन सा धातु है, तो मरकरी होता है कमरे के तापमान में। ठीक है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, चलिए, अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंग किसमें होता है? ध्वनि में यानी कि साउंड में होता है। माध्यम के कणों का जो कंपन होता है वो कैसा होता है? देखिए, ध्वनि के जो जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है उसके माध्यम का जो कणों का जो वेव होता है कैसे होता है? तो देखिए, ये जो होता है ना पैरेलल चलता है ध्वनि के। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा होगा, माध्यम के कण जो होता है तरंग के गति की दिशा में समानांतर आगे बढ़ता है, बैक एंड फोर्थ कंपन करता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में ये दिया होगा।
फूल का मादा प्रजनन अंग जिसको पिस्टल कहा जाता है का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए फूल का जो मादा प्रजनन अंग जो होता है जिसको हम लोग पिस्टल कहते हैं उसका मुख्य कार्य क्या है? तो ये परागकणों को ग्रहण करता है, पकड़ता है और पराग नलिका के माध्यम से युग्म बीजांड तक लेके आ जाता है और वहीं पे उसका निषेचन हो जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर 150 न्यूटन का बल 0.25 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर लगाया जाता है, ठीक है, 101 मान लीजिए वस्तु है, ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम बल लगा दे रहे हैं, ठीक है, कितना 150 न्यूटन का, इसको बढ़िया से समझ लीजिए, ठीक है, 150 न्यूटन का बल लगा रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में और उस एरिया कितना दे रखा है 0.25 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो इसमें बोला गया है कि इसका प्रेशर जो होगा वो कितना होगा। तो हम लोग को पता है कि प्रेशर बराबर क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है लगाया गया बल, यानी कि जिसको हम लोग थ्रस्ट कहते हैं, बल डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिस पर्टिकुलर एरिया पे लगाया जा रहा है वो। तो अब हमको बोला ही गया कि दाब निकालना, तो एफ मेरे पास कितना दे रखा है 150 न्यूटन, तो 150 और डिवाइडेड बाय मेरे को कितना दे रखा है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो उसका था 0.25, ठीक है। अब यहाँ से हटाएंगे तो 2 जीरो बैठेगा, 25 इसको काट के देख लो, तो 25 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 150, यानी कि 4 2 6, 6 और 2 जीरो यानी कि 600 पास्कल हो जाएगा, ठीक है। बेकिंग सोडा यानी HCO3 का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये कितने बार एग्जाम में पूछ चुका है ये, ठीक है। कहाँ खमीरीकरण में किया जाता है, फुलाने के लिए, केक को फुलाने के लिए किया जाता है, अम्लता जैसे हम लोग को एसिडिटी हो जाता है तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नालियों को सफाई करने में इसका यूज़ किया जाता है, तो कई सारा है। अब इसमें से कोई एक आपका ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है। गर्म चीज़ को छूते ही हाथ पीछे की ओर हट जाता है, क्यों? हाथ जो है ना हट जाता है अपने आप, क्यों हट जाता है? तो ये रिफ्लेक्स एक्शन के कारण होता है, ठीक है। और इसको कंट्रोल कौन करता है हमको? हम लोग का दिमाग नहीं करता, इसको करता है स्पाइनल कोड करता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस दृष्टि दोष में व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है परंतु दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देता है? तो हम बताए थे, इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि जिस जगह का अगर दूर का दिखाई देगा तो दूर दृष्टि दोष, अगर सामने का दिखाई देगा तो सामने निकट दृष्टि दोष। यहाँ पे दिखाई क्या दे रहा है? निकट की वस्तु को दिखाई दे रहा है, ठीक है। पास की वस्तु को दिखाई दे रहा है तो वही वाला दोष हो जाएगा, यानी कि निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, मायोपिया हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, इसी को बोलते हैं नियर साइटनेस और इसी को बोला जाता है शॉर्ट साइटनेस, ठीक है। तो ये इतना सारा नाम है, जो भी नाम आपको दिया होगा ऑप्शन में वही हो जाता है सही उसका आंसर। गोली जब चलता है तो बंदूक पीछे की ओर क्यों हट जाता है? तो न्यूटन के तीसरे गति नियम के अनुसार होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया था और पिछले ही जो हुआ था एग्जाम उसमें इसको दे दिया था, ठीक है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 3 kg के वस्तु का त्वरण, एक वस्तु है जिसका मास दे रखा है 3 kg और उसका त्वरण एक्सेलरेशन दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को 2 kg की वस्तु और एक वस्तु दे रखा है 2 kg का एक वस्तु है जिसका त्वरण दे रखा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किस स्थिति में अधिक बल लगेगा? तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहता है कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आप दोनों को पुट करके देख लो, जिसमें फोर्स ज़्यादा आएगा वही वाला। तो अगर पहला वस्तु में हम लोग रखते हैं तो पहला का दे रखा है कितना 3 kg मास है और 4 के 4 3 12 हो जाएगा इसका, ठीक है। और दूसरा में दे रखा है कितना 2 kg और 5 kg, 5 दूनी 10 kg हो जाएगा। तो किस में सबसे ज़्यादा लगेगा? तो पहले वाला वस्तु में लगेगा और आपको आंसर में यही वाला ऑप्शन दिया होगा, ठीक है, पहला वस्तु में। चलिए सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आप देखते हैं, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? देखिए इस क्वेश्चन को फिर से कर दिया है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है कमरे के तापमान में लिक्विड अवस्था में होता है, ठीक है। अच्छा, कमरे के तापमान में जो तरल अवस्था में पाए जाने वाले जो इकलौता धातु है उसका नाम क्या है? मरकरी। क्या नाम है? मरकरी है, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम जो धातु दो धातु है, एक सोडियम और एक पोटेशियम, जिसको चाकू से काटा जा सकता है। तो ये तीनों नाम आप लोग याद रख लेना। क्या क्या? कि ब्रोमीन जो होता है अधातु है जो कि कमरे के तापमान पे लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। कमरे के तापमान में लिक्विड अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन है? तो धातु है मरकरी, ठीक है। कौन सा ऐसा धातु है जिसको हम लोग चाकू से आराम से काट सकते हैं? तो उसमें सोडियम और पोटेशियम जो ऐसे दो धातु है जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो इस बार ये पूछ दिया है, आपकी बार ये दोनों का नंबर है, एकदम लिख लो, आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, पित्तरस, आमाशय रस, लार और एडिनलिन में से कौन सा पदार्थ सीधे रक्त में प्रवाह करता है? देखिए अब इसको जरा समझिए। हम लोग का ग्लैंड दो तरह का होता है, एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एक होता है इंडोक्राइन और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये डक्ट के थ्रू अपना जो हार्मोन है देता है और इससे हार्मोन निकलता है, ठीक है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो डायरेक्टली, इसमें कोई डक्ट नहीं होता है, डायरेक्टली डाल देता है, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में एंजाइम और जूस निकलता है और इसमें हार्मोन निकलता है इंडोक्राइन में, ठीक है। तो यही वाला पूछा गया है कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो डायरेक्टली डक्ट ब्लड में डालता है। तो ब्लड में डालने के लिए उसको डक्ट के थ्रू जाना पड़ता है नर्व के पास, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इंडोक्राइन ग्लैंड। और इंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ पे देख लो, एक ही आपको दिखेगा एड्रेनलिन ग्लैंड सही, जो एड्रेनलिन ग्लैंड किडनी के जस्ट ऊपर में रहता है, एड्रेनलिन ग्लैंड उसी से निकलता है डक्ट के थ्रू और वो डायरेक्टली ब्लड में डालता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एड्रेनलिन। पित्त,
आमाशय रस और लार, ये तीनों ही क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलता है और ये तीनों ही पित्त रस एक होता है, ये क्या होता है, ये होता है जूस। आमाशय रस ये होता है एंजाइम और लार क्या होता है, ये होता है एंजाइम। ठीक है, अच्छा एक चीज, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, एक लौता ऐसा कौन सा जूस है जिसमें एंजाइम नहीं पाया जाता, तो वो हो जाएगा पित्त रस यानी कि बाइल जूस। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन, जो कि अधिवृक्क जिसको बोला जाता है, एड्रेनलिन ग्लैंड से निकलता है। चलिए सूक्ष्मदर्शी में कोशिका को देखने से हमेशा क्या दिखाई देता है, तो देखिए जब आप देखिएगा कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से तो तीन चीज़ आपको दिखाई देगा, एक तो कोशिका झिल्ली हो जाएगा यानी कि सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म हो जाएगा और तीसरा न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया यूकैरियोटिक में। अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक में बात करते हैं तो न्यूक्लियस तो होता नहीं, साइटोप्लाज्म में उतना अच्छा से ढंग से दिखता है लेकिन उतना अच्छा से नहीं दिखता है। तो इकलौता ऐसा ऑप्शन बच जाता है, आपके ऑप्शन में भी सिर्फ दिया था 4 ऑप्शन दिया था, कोई बोथ या फिर ऑल ऑफ दिस नहीं दिया था, तो आपको एक ही आंसर करना था, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, मुख्यतः यही दिखाई देता है क्योंकि सेल 2 होता है, एक तो यूकैरियोटिक में भी होता है, प्रोकैरियोटिक में भी होता है, दोनों है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन अच्छे से दिखाई देता है हम लोग को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। चलिए मानव में भिन्न जनन यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन, अच्छा मानव में जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है कि लड़का बनेगा या लड़की बनेगा, कौन सा गुणसूत्र, देखिए जो इंसान होता है उसमें 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। ठीक है, उसमें से जो 22 जोड़ा होता है गुणसूत्र जो होता है माफ करना वो तो होता है, और एक जोड़ा गुणसूत्र जो होता है वो होता है सेक्स गुणसूत्र होता है। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम होता है जिसको बोलते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम जो होता है एक जोड़ा, उसमें होता है एक होता है एक्स होता है और एक होता है वाई होता है। ठीक है, ये होता है किसमें, मेल में। फीमेल में क्या हो जाएगा, एक्स होगा और एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर ये एक्स से एक्स मिला तो फीमेल बनेगा, लेकिन जो एक्स है ये जो वाई है और एक्स के साथ मिल गया तो ये हो जाएगा मेल हो जाएगा। यानी कि हम लोग को सेक्स डिटर्मिनेशन करने का काम कौन कर रहा है, कौन सा क्रोमोसोम कर रहा है, वाई क्रोमोसोम कर रहा है, और इकलौता क्रोमोसोम यही है वाई जो सेक्स को डिटर्मिनेशन करता है यानी कि सेक्स को बनाने में मदद करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाई गुणसूत्र हो जाएगा। पुरुषों में वही वाला चीज़ लिखा है जो हम बताएं अभी आप लोग को। ठीक है, ठीक है, देखिए 22 जोड़ा ऑटोसोम होता है और इसमें एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम होता है जिसको एक्स वाई होता है, और वाई जो होता है सिर्फ एक ही होगा वाई जो सेक्स डिटर्मिनेशन में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक साइकिलिस्ट चलते चलते अगर अपने हाथ में एक सेब को ऊपर की ओर फेंकता है, ठीक है, तो वह किस दिशा में जाएगा, तो देखिए जब चल रहा है तो उसके साथ सेब भी चल रहा है यानी कि उसमें भी मोशन है, गतिज ऊर्जा उसमें भी, अब जैसे फेंकता है तो उसको गतिज ऊर्जा के साथ आगे की ओर बढ़ता है यानी कि उसके साथ ही चलेगा। ठीक है, साइकिल के साथ साथ गोल वृत्ताकार पथ में करता है, वृत्ताकार पथ ये तो नहीं हो जाएगा, साइकिल की विपरीत दिशा में स्पर्श रेखा की दिशा में चलेगा। स्पर्श रेखा मतलब जैसे ये साइकिल मान लो, ठीक है, अब ये रेखा है इसके अगेंस्ट में जा रहा है, मतलब इसके साथ जा रहा है, तो स्पर्श रेखा के साथ पैरेलल ही चलता है। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा हो जाएगा, टेंजेंट के साथ चलता है। ठीक है, यही वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एक बार देख लेना। यदि विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए और प्रतिरोध को स्थिर रखा जाए यानी कि कांस्टेंट रखा जाए तो विद्युत शक्ति, तो पावर बराबर हम लोग को पता है, पावर बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। अब V से V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इंटू आर कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा, तो यही वाला चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए, आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो पावर बराबर ये हमको निकल के आ गया। अब इसमें फिट पर बैठ जा रहा है। ठीक है, अब अगर बोला गया है कि प्रतिरोध को कांस्टेंट रखा जा रहा है और प्रतिरोध को कांस्टेंट बढ़ा जा रहा है और धारा को दोगुना कर दिया जा रहा है, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर है, धारा को दोगुना कर दे रहा है यानी कि पूरा हॉल में स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 2 दूनी 4, ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या हो जाएगा, ये 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा, 4 गुना ज़्यादा, शक्ति 4 गुना से बढ़ जाएगी। लेकिन अगर करंट को, अब इस केस में अरब केस देख लो कि पावर बराबर आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, अगर करंट को कांस्टेंट रखता और आर को अगर दोगुना कर देता तो कितना होता, तो ये 2 गुना से कम हो जाता है, जितना ये बढ़े, क्यों, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ये बढ़ेगा उतना ही घट जाएगा। ठीक है, तो पावर 2 गुना से कम हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि किसी वस्तु की अंतिम चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो, अंतिम चाल दे रखा सिर्फ, यानी कि हमको यू दे रखा है, कितना दे रखा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा। ठीक है, और उसमें 50 मीटर दूरी तय करता है यानी कि डिस्टेंस दे रखा है हमको 50 मीटर, यहाँ तो लिखा हुआ है, देख लो। अच्छा यहाँ पे भी में मान लिया 54, यू मानो भी मानो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान सकता है, बस याद रखना चाहिए कि फाइनल किसको माने और इनिशियल किसको माने। अगर भी दे रखा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको SI यूनिट में मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, 5/18 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका आ जाएगा। अब गति का नियम लगाते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर डिवाइड इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, V का वैल्यू हमको दे रखा है, U हो जाएगा प्रारंभिक वेग प्लस 2AS, ए दे रखा है एक्सेलरेशन और S दे रखा है डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है
कि और एक्सेलरेशन प्रारंभिक चाल जीरो हो और एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोल दिया था, एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला, तो ये तो जीरो, ये तो खत्म हो जाएगा, इसका तो कोई लेना देना नहीं। v का स्क्वायर यानी कि v मेरे पास कितना निकल गया है 15 का स्क्वायर, 15 15 225 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय, ये तो निकाल देंगे हम लोग, एस का वैल्यू कितना दे रखा है, एस का वैल्यू डिस्टेंस कितना दे रखा है 150 मीटर, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 150 कर देंगे तो 300 ए आ जाएगा, ठीक है। अब ए को यहीं पे रहने दो, 300 के नीचे ले जाओ, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्थितिज ऊर्जा, अच्छा स्थिति खाली यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होगा, स्थिति पोटेंशियल एनर्जी किन बातों पर निर्भर करता है, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, ये सबको पता होगा, ठीक है mgh, और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। और अगर काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन के मामले में कार्य की ई में पूछ लेगा तो ये हो जाएगा हाफ mv का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों आप लोग लिख लेना इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे पूछा गया किस पे डिपेंड करेगा, mgh होता है, मास पे करेगा, ग्रेविटी एक्सेलरेशन पे करेगा, यानी ग्रेविटी के अनुसार जितना जो एक्सेलरेशन लग रहा है उस पे करेगा, और हाइट पे करेगा। ये तीनों में से ऑप्शन में जो रहता वही हो जाता, द्रव्यमान, ऊंचाई और गुरुत्वाकर्षण त्वरण पे करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान के लिए हम लोग को एटॉमिक मास बहुत जरूरी है जानना। तो देखिए कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है, कार्बन एक ही है तो यहाँ पे 12 लिख दो। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, 16 है और यहाँ 2 है, 16 दूनी 32 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 2 2 4 4 44 हो जाएगा इसका आंसर 44, ठीक है, ग्राम पर मोल होगा या फिर 44 यूनिट में यू में दे देगा, ठीक है। ये दोनों ही सही है, दोनों में जो दिया होगा आपको ऑप्शन में वही सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, C2H5OH का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम पूछा है, तो ये किसका, तो मिथ इथेनॉल, OH लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप OH लगा हुआ, मिथ दो कार्बन है, मिथ इथेनॉल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा मिथेनॉल का क्या हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखिए, अवतल दर्पण कनकेव मिरर द्वारा बना प्रतिबिंब सामान्यतः कैसा होता है, तो कनकेव मिरर के द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब सामान्यतः पूछा गया है, यहाँ पे एक्सेप्शनल को छोड़ देना है, ठीक है। सामान्यतः कैसा होता है, तो देखिए हमेशा 2 कंडीशन इसमें होता है, ठीक है। अब जो भी दिया होगा कि यहाँ पे ऑप्शन तो हमको मिला नहीं, 2 कंडीशन होता है। एक कंडीशन क्या होता है, जब वस्तु फोकस से बाहर हो, यानी कि जब वस्तु जो होता है फोकस के बाहर हो, पहले हम बना देते पिक्चर आप लोग को तब समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। अब यहाँ पे होता है मुख्य एफ होता है, और यहाँ पे होता है कौन सा सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे होता है मुख्य फोकस। अगर इस मुख्य फोकस के बाहर में हो, यानी कि ये जो है अंदर में नहीं हो कि इधर कहीं भी हो, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ अनंत में कहीं भी हो, तो वस्तु कैसा बनेगा, तो वस्तु हमेशा के लिए प्रतिबिंब के वास्तविक बने। क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब के जब इस ओर बनता है तो वास्तविक बनता है, प्रतिबिंब के जब इस ओर बनता है इधर कहीं भी तो ये काल्पनिक होता है। तो ये तो सबसे पहले तो वास्तविक बन जाएगा, और अगर वास्तविक कहीं भी प्रतिबिंब अगर वास्तविक बन रहा है तो हमेशा उल्टा होगा, ये जान लेना। वास्तविक जैसे देखे उल्टा मार दो, उल्टा बनेगा, ठीक है। और डिपेंड करता है कि वस्तु से छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, या फिर वस्तु के बराबर बनेगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि कहाँ पे वस्तु रखा गया है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन आ जाता है कि अगर हम प्रतिबिंब को, ठीक है, इसको हटाते पूरा, अब अगर हम लोग प्रतिबिंब को कहाँ रखते हैं, वस्तु के मतलब मुख्य फोकस के अंदर में रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को मुख्य फोकस के अंदर में रख रहे हैं। अब मुख्य फोकस के अंदर में रखेंगे तो हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा ना इधर बनेगा, यानी कि दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनता है क्या, काल्पनिक बनेगा, जहाँ काल्पनिक बनेगा सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा उल्टा, काल्पनिक बनेगा सीधा, ठीक है। तो जहाँ पे होगा तो क्या होगा, आभासी बनेगा तो फिर सीधा बनेगा, और वस्तु से हमेशा बड़ा बनता है, अवतल दर्पण के केस में हमेशा बड़ा बनता है, ठीक है। तो ये दोनों याद रख लेना, और कौन सा आप लोग को ऑप्शन में दिया था उस हिसाब से आप आराम से यहाँ से आप लोग कर सकते थे। चलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसी को बोला जाता है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि खाने वाला सोडा को जब एसिड के साथ, यानी कि हम लोग एक अम्ल ले लेते हैं HCl, जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो देख लो रिएक्शन, जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को HCl के साथ करते हैं तो NaCl और H2O और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है। तो अब देख लेना, पानी दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में पूछेगा तो ये, प्रोडक्ट में पूछेगा तो NaCl बनेगा, और नहीं तो और पानी भी निकलता है इसके साथ, ठीक है। तो ये सब है, आप लोग देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल में निम्न में से क्या उपस्थित नहीं होता है। देखिए तो जंतु कोशिका में 3 चीज़ें जो होती है जो उपस्थित नहीं होता है। एक सबसे पहले सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता, सेल वॉल सिर्फ पौधों में होता है। फिर तो क्लोरोप्लास्ट जिसमें रंग का निर्धारण होता है, 3 तरह का होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है और ल्यूकोप्लास्ट होता है, ठीक है। सब बता चुके हैं कौन कलरफुल होता है, कौन हरा होता है, कौन सफ़ेद होता है, ठीक है। और बड़ी केंद्रिका यानी कि देखो लार्ज जो वैक्यूल्स होता है वो, ये 3 चीज़ें हैं, कौन कौन सा, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और
लार्ज वैक्यूल्स, स्मॉल वैक्यूल्स इंसानों में भी पाया जाता है, लेकिन लार्ज वाला जो होता है ना वो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। अब इन तीनों में जहाँ तक हमको लगा है कि ये पूछा गया था आप लोग से, क्लोरोप्लास्ट पूछा था, ठीक है, इसका आंसर था क्लोरोप्लास्ट, यही दिया गया था ऑप्शन में, ठीक है। चलिए, जब किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके साथ क्या होता है? जब किसी गेंद को हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट में काम करेगा, यानी कि जैसे जैसे जाएगा वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा, ठीक है, और एक समय जाने के बाद एकदम जीरो हो जाएगा वेलोसिटी, और फिर जब गिरेगा, यहाँ तो ऊपर की ओर बोला गया सिर्फ, लेकिन हम बता दे रहे हैं, अगर फिर से नीचे गिरेगा तो फिर से एक जगह ऐसा पॉइंट आएगा जब वो mgh में आ जाएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, एकदम स्थिर ऊर्जा में आ जाएगा, और उसका फिर से जब होगा तो फिर से वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। इस पूरे प्रक्रिया में जी जो होता है एक्सेलरेशन कभी भी चेंज नहीं होता, वो 9.8 ही रहता है, ठीक है, कभी भी नहीं चेंज होता। हाँ, लेकिन खाली इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 9.8 हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहा है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें देखो, ऊपर जाते समय, शीर्ष पे जाते समय जीरो हो जाएगा, फिर नीचे आते समय यहाँ पे पहले क्या होगा, वेग तो घटेगा, फिर जीरो हो जाएगा, त्वरण यात्रा भर में लगातार जी का मान जो है सेम रहेगा। वही सब चीज़ें जो लिखवाएं, जो बताएं वही लिखे। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा तत्व सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो कौन सा जो तत्व है, कौन सा तत्व सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है? मुक्त अवस्था में यानी कि फ्री अवस्था में पाया जाता है। तो देखो, फ्री कौन रहता है? सिंपल सा बात है, जो रिएक्शन नहीं करता किसी के साथ, जो रिएक्शन नहीं करता किसी के साथ, वो फ्री। रिएक्टिविटी टेबल में आप लोग को बताए हम, ठीक है। तो उसमें से सबसे जो रिएक्शन नहीं करता वो होता है प्लेटिनम होता है, चांदी होता है, सोना होता है। सबसे जो एकदम निष्क्रिय होता है, एकदम ना के बराबर होता है प्लेटिनम, उससे थोड़ा सा कम होता है सोना का, उससे थोड़ा सा कम होता है चांदी का, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ये सब तीनों ही हो जाएगा। आप आंसर में क्या दिया था? सोना दिया था शायद, इसका आंसर हो जाता सोना, ठीक है। गैस के अणुओं के बारे में सही कथन कौन सा है? तो गैस के अणुओं के बारे में सही कथन कौन सा है? तो देखिए, तीनों अवस्था, अब 3 कथन दे रखा था, 4 कथन दे दिया था, अब उसी में से चूज करना था एक का, ठीक है। तो उसमें तीनों अवस्था में, चाहे ठोस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, तीनों अवस्था में यह निरंतर गति करते रहता है, यही आपका आंसर सही हो जाता, ठीक है, यही सही हो जाता। तीनों अवस्था में ये निरंतर गति करते रहता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि किस अवस्था में है, उस हिसाब से गति करता है। अगर ठोस में है तो वो कंपन करेगा, अगर द्रव में है तो वो स्वतंत्र और सीमित गति करेगा, और गैस में तो वो स्वतंत्र रूप से तीव्र गति करता है, ठीक है। तो ये सब याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट, कोई व्यक्ति अवतल दर्पण को सेविंग मिरर की तरह उपयोग करता है। किसको? अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण से इस पर बहुत क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, सेविंग मिरर की तरह यूज करता है। और यदि वह दर्पण के बहुत पास, यानी कि मुख्य फोकस के अंदर, बहुत पास का मतलब ही मुख्य फोकस के अंदर बनता है, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? एकदम देखिए, जो पढ़ा है दोनों क्वेश्चन एकदम इजी से बन जाएगा। अभी बताएं क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा, यानी कि दर्पण के इस ओर बनता है, ठीक है, मुख्य फोकस से अगर अंदर में कोई व्यक्ति रखा गया तो इसको किधर बनेगा? इधर बनेगा। काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, और सीधा और बहुत बड़ा बनता है, तो अब देख लो, वर्चुअल, एरेक्ट और मैग्नीफाइड बनेगा, यानी कि बड़ा बनेगा, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन की अभिक्रिया से क्या बनता है? देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का ट्वाइस, और अगर क्लोरीन का अगर हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो CaOH का ट्वाइस, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, और H2O बाहर निकल जाएगा, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेफ्रॉन द्वारा मुख्यतः क्या फिल्टर किया जाता है? तो नेफ्रॉन कहाँ पे होता है? किडनी में होता है, और इसके द्वारा मुख्यतः क्या फिल्टर किया जाता है? ब्लड को फिल्टर किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जहाँ तक मुझे पता है कि आप लोग को ब्लड नहीं दे रखा था ऑप्शन में आप लोग को दे रखा था यूरिया, ठीक है। ये यूरिया के रिलेटेड में कुछ दिया था, आप लोग देख लेना, जो एग्जाम दिए उसको पता होगा। यूरिया और अतिरिक्त पानी, ये था आपका ऑप्शन में शायद, ठीक है। इसके साथ भी क्या करता है? साथ में रक्त में प्लाज्मा और ग्लूकोज, आयन व अन्य पदार्थ भी होते हैं, और इसको ये अलग अलग करता है, ठीक है, यानी कि छानने का काम करता है ये कौन? नेफ्रॉन। चलिए अब आ जाते हैं शिफ्ट थर्ड में, ग्रेगर जॉन मेंडल। अब मेंडल से एक सवाल आया था, अनुवांशिकता के लिए, इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहा ना, मतलब अनुवांशिकता से, जबकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे अच्छे क्वेश्चन जो पूछना चाहिए। ग्रेगर जॉन मेंडल में अनुवांशिकता के लिए मटर के ही पौधे को क्यों चुना? लीजिए बताइए, किस पौधे को चुना है? और इससे पहले आया था कि मटर के ही पौधे को क्यों चुना था, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि किस पौधे को चुना गया था, तो मटर के पौधे को चुना गया था। क्यों चुना गया था? क्योंकि मटर का जो पौधा होता है वो विलक्षण होता है, ठीक है, छोटे जीवन काल होता है, और आत्म परागण करता है, मतलब स्वपरागण, खुद से उसको दूसरा कोई पौधे की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। ये सब कारण से इसको चुना गया था, ठीक है। चलिए, अमीबा में भोजन ग्रहण करने की सही क्रम कौन सा? देखिए, अमीबा जो होता है ना, अमीबा का कोई रूप नहीं रहता है, वो किसी भी शेप में, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है, किसी भी तरह से होता है, ठीक है। और उसमें एक सीडोपोडिया नाम का एक चीज़ होता है, देखो इस तरह से। अब हम बना के तुम लोग को दिखाते हैं थोड़ा सा। चलो, ये मान लो एक अमीबा है, ठीक है। अब ये जो देख रहा हूँ, ये सीडोपोडिया है, बना लेता है, ठीक है, इस तरह से, और इस तरह से खोल के बैठ जाता है। अब ये क्या करता है?
ये अब क्या करता है, इसी तरह से रहता है। अब कोई खाना इसके अंदर में अपने आप आता है, ठीक है, ये आता है खाना, कुछ भी फूड जो रहता है आता है, ये बंद कर लेता है, सूडोपोडिया को तुरंत बंद कर लेता है और सूडोपोडिया से कहाँ भोजन को पकड़ता है और भोजन कहाँ चला जाता है, खाद्य रिक्तिका में। ये खाद्य रिक्तिका वहाँ, और वहाँ के बाद ये अंदर इसको ये बंद कर देता है और इसको अंदर घुसा लेता है, ठीक है, और फिर कहीं से सूडोपोडिया निकाल देता है, कहीं से भी निकाल सकता है, ठीक है। तो इसका सही क्रम कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले सूडोपोडिया, फिर भोजन को पकड़ा, फिर रिक्तिका में गया और फिर पाचन हो गया। चलिए नेक्स्ट है मिमोसा, यानी कि छुई मुई का जो प्लांट होता है जिसको पत्तियाँ छूने से सट जाता है आपस में, तो वही बोला गया कि क्यों सिकुड़ जाता है। तो देखो स्पर्श जनित गति, एक होता है स्पर्श जनित गति के कारण, ठीक है, और जैसे हम लोग छूते हैं यहाँ से जो वाटर होता है वो हट जाता है, जिस कारण से पत्तियाँ सिकुड़ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डिबोर्ड टेबल, एक पूछा गया था क्वेश्चन डिबोर्ड टेबल से, ठीक है, के बारे में सही कथन को पहचानना था आप लोग को, ठीक है। तो डिबोर्ड टेबल क्या होता है, यहाँ अधिक मात्रा में कचरा उत्पन्न होता है और जिसे छाटकर पुनः उसको उपयोग में लाते हैं, ठीक है, इसी को बोला जाता है डिबोर्ड टेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का कौन सा भाग कोशिका विभाजन में भाग लेता है। तो कोशिका का जो होता है ना न्यूक्लियस जो होता है, मेनली न्यूक्लियस जो होता है वो कोशिका विभाजन में भाग लेता है। इसके साथ भी तारककाय, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोजोम, यानी कि सेंट्रोयल या फिर सेंट्रोजोम के नाम से आप लोग अच्छे से जानते होंगे, सेंट्रोजोम, ये 2 भाग लेता है, लेकिन आप लोग को ऑप्शन में दे रखा था न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु की ऊंचाई को दोगुनी कर दी जाती है तो स्थितिज ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाएगी। अगर फॉर्मूला पता है पोटेंशियल एनर्जी का mg और h होता है, तो बोला गया वस्तु की ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाता है, यानी कि हाइट को दोगुना कर दे रहा है। अगर हाइट को हम दोगुना कर दे रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, दोगुना से बढ़ जाएगा। मास को दोगुना करेंगे पोटेंशियल एनर्जी दोगुना बढ़ जाएगा, सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ग्रेविटेशनल फोर्स को दोगुना करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी दोगुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता, दोगुना से हो जाता, बढ़ जाता। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ज्वाला फ्लेम के साथ नहीं होता है। एलपीजी, हम लोग जो घरों में जलाते लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वैक्स, मोमबत्ती को जलाइए उसमें भी जलेगा, फ्लेम निकलेगा, वुड को जलाइए उसमें भी फ्लेम निकलेगा, लेकिन चारकोल को जब जलाते हैं तो वो मंद दहन के साथ, स्मोक के साथ जलता है, इसमें दहन नहीं होता, ठीक है, इसका आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के संदर्भ में 4 कथन दिया था, अब उसको छांटना था कि उसमें कौन सा सही कथन है, ठीक है। तो देखिए ऋणात्मक ढाल होने पर त्वरण कम हो जाता है, देखिए ऋणात्मक ढाल होने पर त्वरण कम हो जाता है, बिल्कुल नहीं। धनात्मक मूल बिंदु से जाने पर त्वरण बढ़ जाता है, बिल्कुल नहीं। वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा होने पर गति सामान्य त्वरण से चलता है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। जब एक सीधा रेखा में जाएगा वेलोसिटी टाइम का, तो अगर सीधा रेखा में अगर जाता है तो क्या हो जाएगा, सीधी रेखा होने पर गति जो एक समान चाल से चलेगा, ठीक है, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर के लिए सही कथन को चुना। अच्छा हाँ, इसमें एक था, देखिए सही कथन इसमें क्या हो जाता है, हम डायरेक्टली लिख दिए कि परमाणु संख्या बराबर होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या। एकदम चारों जो क्वेश्चन था ना, एक मतलब थोड़ा सा भी आप लोग पढ़े थे अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर तो आराम से मार देते। क्या था, लिखा था नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर, और एक ऑप्शन में ये था चौथा वाला या तीसरा जो भी था इसमें, तो करेक्ट यही वाला हो जाता है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। और अगर प्रोटॉनों और प्लस न्यूट्रॉनों दोनों को मिला देंगे तो मास नंबर के बराबर हो जाता है, ठीक है, एटॉमिक मास के बराबर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कार्बन की संयोजकता 4 होने का क्या कारण। देखिए कार्बन की संयोजकता 4 होने का कारण है कि उसके जो बैलेंस शेल होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंपल सा, ये वाला आपको ऑप्शन में दे रखा था, बाकी तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, कथन ए और कथन बी फ्यूज तार के संदर्भ में दिया था कि फ्यूज तार परिपथ में सीरीज में जुड़ा हुआ था, बिल्कुल सीरीज में जुड़ा हुआ होता है। फ्यूज तार उच्च तापमान पर पिघल जाता है, बिल्कुल पिघल जाता है, ये दोनों ही कथन आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, अगर कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, यही आपके ऑप्शन में दे रखा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, यानी कि बुझा हुआ चूना बन जाएगा, ठीक है, बुझा हुआ चूना बन जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर के ठीक ऊपर कौन होता है। अब देखिए कॉपर खोजो, ये देखिए रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे फिर हम लिख दिए हैं आप लोग को, ठीक है, ये रहा कॉपर यहाँ पे, ये रहा कॉपर, इसको थोड़ा यहाँ से देखते हैं, ठीक है। चलो ये रहा कॉपर, ये भाई साहब यहाँ पे। अब इसके ऊपर कौन कौन सा देख लो, यहाँ से लेकर पोटासियम तक। अब इसमें से जो भी था आपके ऑप्शन में सही हो जाता, कोई एक ही दिया होगा, बाकी सब इसके नीचे वाला दिया होगा। तो इसमें से देखो पोटेशियम होगा, या तो फिर सोडियम होगा, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, या फिर लेड, कोई भी होगा, या फिर हाइड्रोजन, कोई भी होता है, इसमें से एक ही दिया होगा आपका, वही वाला आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ध्वनि के गमन करने में किसकी आवश्यकता होती है भाई, मीडियम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, यानी कि रेयर माध्यम से डेंस माध्यम में जाता है, देखो ये हो गया नॉर्मल। अब मान लेते हैं यहाँ पे क्या पूछा, विरल
रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रहा है, ठीक है, विरल से सघन में जा रहा है। अब ये लाइट आया इस तरह से, इसको निकल जाना था इस तरह से, लेकिन यह डेंस होने के कारण लाइट मुड़ जाता है और अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ठीक है, अभिलंब की। अब यहीं पर उल्टा हो जाता, अगर डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में दे देता तो ये जो था ये अभिलंब से दूर भाग जाता, ये इस तरह से जाता तो अभिलंब से दूर इस तरह भाग जाता, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आदि किस प्रक्रिया में होती है। तो जब भी मियोसिस होता है यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस में इसका संख्या जो होता है ना आधा हो जाता है, इसका आंसर क्या हो जाता है, मियोसिस, ठीक है। अच्छा सेल डिवीजन, अभी एक हम सेल डिवीजन का हमने बताएं, हम जल्दी लेके आएंगे सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन का पूछना शुरू कर दिया है, हम बता देंगे इसको भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर रखी है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए जब अनंत पे रखा रहता है ना, वस्तु अनंत में कहीं पे रखा है यानी कि वस्तु बहुत बड़ा होगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा। देखिए अब एक जानने से बेहतर है, कोई उसमें ऑप्शन में तो आपको एक ही बताया होगा, क्या होगा, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा, ठीक है। तो इसका ये होगा, और आप लोग को शायद हमको दे रखा था कि वस्तु बहुत छोटा बनेगा, ये वाला दे रखा था, तो आप लोग चारों ही याद रखिए, चारों में से जो भी देगा आपको मारना था, ठीक है। न्यूरॉन में प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है, भैया प्रोटीन संश्लेषण करने का काम राइबोसोम ठेका ले रखा है, ठीक है, इसका राइबोसोम होता होगा आंसर। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में कौन सा, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि आप लोग पढ़ते होंगे, यहाँ x + y को जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे कुछ भी प्रोडक्ट बनता है, XYZ कुछ भी बनता है, तो यहाँ से भी जो प्रोडक्ट है यहाँ से भी, ये दोनों में ही डिस्प्लेस होकर के कुछ अलग बनाता है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें दोनों अभिकारकों में आयन आपस में अदला बदली करते हैं, ठीक है, और दो नए यौगिक बनाते हैं, ठीक है, बस वही सब दिया गया। और इसमें क्या निकलता है, अवक्षेप निकलता है, गैस निकलता है और जल निकलता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस विलयन परिघटना में कणों की रैंडम गति होती है। अच्छा इसमें जो होता है ना, कौन सा विलयन है शायद जिसमें कणों की रैंडम गति होती है, ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था, तो देखिए किस बिलियन को पूछ दिया था, ठीक है। अब उसको बिलियन को एग्जैक्टली हमको पता नहीं कौन सा था, तब बता पाते हैं हम लोग। अगर आप लोग कोई एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग अगर चारों ऑप्शन आप लोग को था तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि 20 नंबर का क्वेश्चन आप लिख दीजिएगा, 20 नंबर का 4 ऑप्शन खाली दे दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। तो इसमें होता ब्राउनी गति, और आपको ऑप्शन में क्या दिया था, ठीक है, आपको ये हमको बताना था, ठीक है, ये ब्राउनी गति में होता है इसे खास करके, ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, तीनों शिफ्ट में करवा दिए हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।